आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर शीतल जोशी। डॉक्टर जोशी दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आज वो हमें देह दान यानी बॉडी डोनेशन के बारे में बताएंगी। डॉक्टर जोशी, हमारे सुनने वालों के लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनैना। हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि हम ऑर्गन इंडिया के साथ जुड़ के आज के अभियान में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि देहदान क्या होता है। आपका ये सवाल बहुत ही अहम है क्योंकि जब हम किसी भी अभियान में जाते हैं, ज़्यादातर टाइम लोगों के बारे में जब लोग हमें सवाल पूछते हैं कि देहदान क्या है, लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि देहदान यानी किसी अंग का दान है। सबसे पहली ये धारणा आपको क्लियर करनी है कि देहदान मतलब पूरे बॉडी का दान करना। अंगदान इससे अलग है। अंगदान में एक अवयव का दान होता है, वो बिल्कुल इससे परे है। देहदान में जब आप पूरा देह किसी को डोनेट करते हैं यानी एक मेडिकल कॉलेज को डोनेट करते हैं, उसका उपयोग पूरी तरह से सिर्फ शैक्षणिक कार्यों के लिए और रिसर्च के लिए किया जाता है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे देश में देहदान कितना होता है? क्या भारत में पढ़ाई या रिसर्च के लिए बॉडीज़ की कोई कमी है मेडिकल कॉलेजेस में, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि आप जानती है कि भारत में पॉपुलेशन किसी बड़े शहरों में ज़्यादा है, गांव में कम है, और मेडिकल कॉलेजेस की भी संख्या किन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में है ही नहीं। तो जब मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं तो इंडिया को सबसे बड़ा हब माना जाता है जहाँ पे हम नए नए डॉक्टर्स रोज़ बना रहे हैं। इन डॉक्टर्स को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो देहदान का होता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग में हर 10 मेडिकल स्टूडेंट्स को जब ग्रेजुएट होते हैं तो उन्हें एक बॉडी पे काम करना पड़ता है। इसके वजह से देहदान की जागरूकता होना बहुत ही अहम है। अगर ये नहीं होती तो इनके ट्रेनिंग में भी उतनी ही रुकावटें आती है, चाहे फिर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग हो या उसके बाद जब सर्जन्स की भी ट्रेनिंग की बात आती है तो वो भी देह पे पहले काम करते हैं। इसलिए देहदान की ज़रूरत हमेशा ही भारत में ज़्यादा होने वाली है। क्या भारत में देह की कोई बॉडीज़ की कोई कमी है मेडिकल कॉलेजेस में? देहदान की कमी कहने से ज़्यादा हम सोचते हैं कि चलो मेडिकल कॉलेज है, उन्हें लावारिस बॉडीज़ मिलती होंगी, लेकिन ये भी धारणा गलत है। क्योंकि लावारिस बॉडी को अगर हम लेते हैं काम के लिए तो वो उतने हिसाब से नहीं रखी जाती, जब क्योंकि उसका एक अलग प्रोसीजर है कि पुलिस से क्लियरेंस मिलने में टाइम जाता है। लावारिस बॉडी बहुत सारे ऐसे बीमारियों से भी लोग गए होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता। तो जब हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, हम नहीं चाहते कि उनकी भी जीवन पे कोई आँच आए जब ऐसे बॉडीज़ पे वो काम करें। इसलिए देहदान जब एक एजुकेटेड फैमिली या फिर एक जो नेचुरल डेथ से जिनकी डेथ हुई है, ये लोग अगर जब आगे आते हैं तो इनकी बॉडीज़ की जो कंडीशन है और जो ज़रूरत हमें सिखाते वक्त पड़ती है वो एकदम ऑप्टिमम होती है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि ज़रूरत इसकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे वॉलंटरी बॉडी डोनेशन को हम ज़्यादा बढ़ावा दें। देहदान कौन कौन कर सकता है? कि हमको बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं पूरे भारत में से कि हमको देहदान करना है, कैसे करना है, क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने वेबसाइट पे ऑर्गन इंडिया पे एक बॉडी डोनेशन ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाई है, जो आप जानते हैं कि 2 साल पहले लॉन्च हुई थी। तो वहाँ पे पूरी मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है भारत में जहाँ पे आप देहदान कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन कर सकता है और किस सिचुएशन में लोग कर सकते हैं। अभी जब देहदान के लिए आप अगर निश्चय कर चुके हैं तो सबसे पहली बात हमें जब पूछा जाता है कि हम क्या करें, तो हम यही कहते हैं कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप अपना प्रतिज्ञा पत्र भरिए। लेकिन प्रतिज्ञा पत्र भरना आपको यह आसान भी लगता होगा, लेकिन उसके साथ 2 विटनेसेस की हम ज़रूर पेशकश होती है, क्योंकि आपके फैमिली को उसको सपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और प्रतिज्ञा पत्र भर रहे हैं तो आपके फैमिली से 2 नियर रिलेटिव्स उसको साइन करेंगे, क्योंकि देहदान तभी हो पाता है जब आपका परिवार हाँ कहता है। आपके अकेले प्रतिज्ञा पत्र भरने से उससे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि अगर आपकी फैमिली को मालूम नहीं है तो आप जाने के बाद
उनको अगर आपकी इच्छाएं मालूम नहीं है तो वो इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, प्रतिज्ञा पत्र भरिए और अपने फैमिली को इस आपके डिसीजन में शामिल कीजिए। और ये प्रतिज्ञा पत्र उनको कहाँ मिलेगा? प्रतिज्ञा पत्र भरने के लिए आपके नज़दीकी किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप अप्रोच कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी या फिर इसको शरीर रचना शास्त्र विभाग भी कहा जाता है। यहाँ आपको वो फॉर्म मिलेगा। आप इस फॉर्म को भर के, और अगर आपकी कोई कठिनाई ऐसी भी है कि आपने फॉर्म भर दिया और फिर आपने मन बदल लिया, तो इसके लिए भी आपको सिर्फ एक लेटर लिख के देना होता है उस मेडिकल कॉलेज को कि आपने अपना डिसीजन विड्रॉ कर लिया है। इसलिए प्रतिज्ञा पत्र भरना हम यही कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी फैमिली, आप अपने मुंह से भी कह दे कि मुझे देहदान करना है, ये अगर आपके आखिरी शब्द है और आपकी फैमिली उसमें एग्री करते हैं, तो आपने प्रतिज्ञा पत्र भरना भी नहीं होगा, लेकिन आपकी फैमिली उसको ऑनर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, आप देहदानी हो सकते हैं। तो डॉक्टर जोशी, अगर मेरी इच्छा है कि मैं देहदान और अंगदान दोनों के फॉर्म भरूं, प्लेज फॉर्म, तो क्या ये हम कर सकते हैं कि नहीं? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न आता है कि जब मैं अंगदान करना चाहती हूँ या मैं देहदान करना चाहती हूँ, दोनों में ही फैमिली की इच्छा शक्ति तो होती ही है, लेकिन उसके साथ अगर आप सिर्फ अंगदान करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भरिए। देहदान अगर सिर्फ करना चाहते हैं तो देहदान, लेकिन अगर आप दोनों की इच्छा रखती है तो आपको दोनों फॉर्म भरने की ज़रूर आज्ञा है। लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देहदान आपकी जिस टाइप की डेथ होती है वही डिसाइड करता है कि आप किस टाइप की दाता बन सकती हैं। अगर आपका नेचुरल डेथ है तो ही फिर आपका देहदान हो पाएगा, और अगर आपकी ब्रेन स्टेम डेथ से मृत्यु हो जाती है तो आप अंगदान कर सकते हैं। तो मृत्यु ही डिसाइड करती है कि आप किस प्रकार का डोनेशन आगे जाके कर पाएंगे। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप कहीं ना जाएं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार। हमारे साथ हैं डॉक्टर शीतल जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली, और हम बात कर रहे हैं देहदान या बॉडी डोनेशन के बारे में। तो डॉक्टर जोशी, अभी हमने बात की थी कि अगर किसी को अपना शरीर डोनेट करना है, अपने जाने के बाद देहदान करना है, तो उनको एक पत्र भरना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और 2 विटनेसेस जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सिग्नेचर उस पे होने चाहिए, और उनको पता होना चाहिए फैमिली को कि आप देहदानी बनना चाहते हैं। तो अब मुझे ये पूछना है कि अगर जो भी कोई है जो 18 साल से ऊपर है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी फैमिली को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन या कागजात चाहिए होते हैं देहदान करने के लिए? सबसे पहले, अगर 18 साल की आयु है और उनकी मृत्यु अगर अस्पताल में हुई है, तो उनकी मृत्यु के बाद जो ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे या अस्पताल की तरफ से ही उन्हें एक डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। इस डेथ सर्टिफिकेट को लेके उन्हें नज़दीकी शरीर रचना शास्त्र विभाग को अप्रोच करना होगा। जब वो वहाँ पे जाएंगे तो डेथ सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये तो लगेगा ही। इसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ जिनकी डेथ हुई है, और जो नज़दीकी परिजन है जो उनके साथ अकम्पनी कर रहे हैं वो बॉडी के साथ, उनका भी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। क्योंकि हर एक विभाग में जाते ही उन्हें एक पर्चा दिया जाएगा जहाँ पे इनकी पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी, और फिर एक सक्सेसफुल डोनेशन हो पाता है। इसके बाद इसका एक प्रमाण पत्र भी परिजनों को दिया जाता है कि उन्होंने उस अस्पताल को देहदान किया है। इस प्रमाण पत्र को लेके वो मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने अपने जुरिडिक्शन में। लेकिन 18 साल की आयु का अगर ऊपर है आयु और मृत्यु घर पे हुई है जो कि नेचुरल डेथ है, तो फिर किसी भी नज़दीकी मेडिकल डॉक्टर को आप बुला सकते हैं और उससे डेथ डिक्लेरेशन करा के। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिको लीगल एंगल इस केस में ना रहे। इसमें पुलिस का एनओसी भी मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद ही आप वो डेथ सर्टिफिकेट को लेके, अगर मेडिको लीगल एंगल नहीं है तो शरीर रचना शास्त्र विभाग को अप्रोच कर सकते हैं और बाकी की कार्रवाई वही रहेगी। लेकिन ध्यान यही रखना है कि मेडिको लीगल अगर केस है तो इसमें देहदान नहीं हो पाता। और अगर किसी मरने वाले के उम्र 18 साल से कम है और फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि इसका देहदान हो जाए, तो
तो फिर क्या कागजात या डॉक्यूमेंटेशन होती है? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जब हम कहते हैं कि देहदान हो पाता है, ये एक परिवार की इच्छा पहले हम मानते हैं, क्योंकि अगर 18 साल से कम भी है आयु, अगर 18 साल से कम भी है आयु, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिजन, नज़दीकी परिजनों का सबसे महत्वपूर्ण उनके माता पिता, जिनकी अगर अगर लड़के की डेथ हो रही है तो उनके माता पिता, इनकी सम्मति बहुत ही अहम रहेगी। या कोई भी नज़दीकी रिलेटिव जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव माने जाते हैं, भाई बहन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, इनका उधर होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमने 2-4 दिन पहले सुना कि एक नवजात बच्चे का देहदान हो गया है यूनाइटेड किंगडम में, और यहाँ भारत में भी हो चुका है, मध्य प्रदेश में। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि 18 साल से कम की आयु के लोगों का तो देहदान मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन उससे भी अगर नवजात बच्चा है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है उनका भी देहदान हो, कि अगर उनका मृत्यु का कारण कोई जन्मता ही बीमारी है तो इसकी स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर उसके मृत्यु का कारण अच्छी तरीके से पता लगाना है या फिर उसके बारे में कोई रिसर्च करना है जो आगे जाके ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सके डॉक्टर्स, इसके लिए ऐसे नवजात शिशु का भी डोनेशन होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। डॉक्टर जोशी, आप हमें बताएंगे कि देहदान के बाद शरीर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है और वो किस काम में आता है? देहदान जब हो जाता है हमारे विभाग में, तो इसके बाद एक प्रक्रिया बॉडी के साथ की जाती है जिसे कहते हैं एम्बामिंग। इसमें यह किया जाता है कि एक इंजेक्शन के तौर पे फॉर्मेलिन करके एक सोल्यूशन आता है जो बॉडी को करीब करीब कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकता है। उसे आपके आर्टरीज में डाला जाता है। आर्टरी पूरे बॉडी में वो दवाई को फैला देती है और उसके बाद बॉडी को हम किसी भी टैंक में या कोल्ड स्टोरेज में सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्व करने के बाद, जैसे आपको मैंने अहम तरीके से बताया कि इसका यूज़ ज़्यादातर मेडिकल में एजुकेशन यानी डिसेक्शन जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है, डिसेक्शन का लिटरल मीनिंग यही है कि बॉडी को खोल कर हम उसको पढ़ते हैं, नए डॉक्टर्स को उसके ऊपर सिखाया जाता है, ये इसका अहम यूज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि उसमें से जो ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, अगर उसमें कोई यूनिक चीज़ है यानी कुछ अलग बनावट है, तो डॉक्टर को उसकी जानकारी देने के लिए हम उसके स्पेसिमेंस बनाते हैं, यानी उनको डिस्प्ले में रखा जाता है ताकि नए जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको हम ये बता सके कि इसकी बनावट क्यों अलग है और कैसी अलग है। थर्डली, जब हम बोलते हैं कि बॉडी का यूज़ रिसर्च में किया जाता है, चाहे फिर वो नवजात शिशु की बॉडी हो या 18 साल से ऊपर, कुछ लोगों में बनते वक्त कुछ नसें या बनने वाली जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से दिखाई देती हैं, तो हम उसका एक डाटा प्रोक्योर करते हैं और उस डाटा से सर्जन्स और बहुत सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको नई नई जानकारी मिल सकती है। तीसरी बहुत और एक अहम चीज़ ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जब हम बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर बनाना है तो उनको एक अच्छी ट्रेनिंग भी मिलना उतनी ही ज़रूरी है। तो इन बॉडीज़ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट जो सुपर स्पेशलिटीज़ है, जैसे कि सर्जरी है या फिर ईएनटी के जो सर्जन्स होते हैं और आँखों के जो डॉक्टर्स होते हैं, इनको अगर सर्जरी का प्रयोग अगर किसी बॉडी पे करना है तो ये डिसेक्शन के तौर पे ये बॉडीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है। और सबसे अहम बात, आजकल हम ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग भी इन्हीं देहों पे की जाती है। इक्विपमेंट ट्रेनिंग भी हो सकती है, जैसे आपका नी ट्रांसप्लांट होना है, अगर नी ट्रांसप्लांट होना है तो एक आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस बनाया जाता है और फिर वो बॉडी में डाला जाता है। लेकिन ये प्रोस्थेसिस अगर बनाने हैं तो उसकी भी स्टडी पहले डॉट बॉडीज़ पे की जाती है ताकि उसकी मेजरमेंट्स लेके फिर पढ़ाई हो सके कि प्रोस्थेसिस कौन से साइज़ के बनने हैं, ताकि आपके गुर्दे या फिर हड्डी में अगर कहीं लगने हैं। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से एक देहदान का यूज़ होता है। ऐसी कौन सी बीमारी है या कारण है जिसके चलते देहदान नहीं हो सकता? कभी कभी हमने सुना है कि लोगों को अपना देहदान करना है, हमारा यहाँ पे भी एक केस था, लेकिन फिर एनाटॉमी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज ने उससे मना कर दिया। इमोशंस लोगों के देहदान को लेके बहुत सी स्ट्रांग होते हैं, तो हम फैमिली को पहले ही बता देते हैं कि अगर बॉडी
बहुत डिकम्पोज्ड है, यानी अगर घर पे बेड रिडन रहा है पेशेंट तो उनको बेड सोर्स आते हैं। बेड सोर्स आते ही उनके जो नसें हैं वो दब जाती है और कुछ जगह पे ऑलरेडी थोड़ा सा डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी का, तो ये दवाई उस एरिया में पहुंच नहीं पाती। इसलिए इन कारणों की वजह से हम ये बॉडीज़ एक्सेप्ट नहीं किया कर पाते हैं। कैंसर है जो बहुत फैला हुआ है, तो फिर से दवाई उन जगहों पे नहीं जा पाती और बॉडी अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाती। थर्डली, जैसे मैंने आपको बोला, नेचुरल डेथ ही में सिर्फ सक्सेसफुल डोनेशन है। अगर अटॉप्सी हुई है बॉडी की तो एक बड़ा सा ना है। फिर से अगर अटॉप्सी में बॉडी को खोला जाता है मेडिको लीगल केसेस में, तो हम ये डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कोई भी ऐसी डिजीज़, जैसे बीच में एबोला आया था, जिसके बारे में बहुत नेचुरल ऐसे बहुत सारे डिजीज़ेस बहुत इन्फेक्शस होते हैं जिनका हम ये नहीं जान पाते कि भाई दवाई छोड़ने के बाद ये डिज़ीज़ आगे जाके ना फैल पाए, तो हम यंग डॉक्टर्स को वो रिस्क नहीं देना चाहते। इसलिए ऐसी कुछ बीमारियां भी है या पॉइजनिंग भी है किसी बॉडी में जिसको हम स्टडी नहीं कर पाए, तो ऐसे हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। थैंक यू डॉक्टर जोशी। तो ये बात तो सामने आ गई है कि देहदान एक पूरे परिवार का फैसला होता है। आपके विभाग में ऐसा कोई देहदान हुआ है जो सबके लिए मिसाल बन सकता है? हमारे विभाग में वैसे अलग अलग परिजन, उनकी फैमिलीज आती है और डोनर्स आते हैं। सब में एक अलग बात होती है कि उनमें जो मोटिवेशन होता है या फिर उनमें जो इच्छा शक्ति होती है वो उस लेवल की होती है कि वो बहुत सालों से इस डिसीजन के लिए यस होते हैं, उनकी फैमिली यस होती है। ख़ास तौर से मैं इस फैमिली के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर लेट निरंजन मित्रा जी जो हमारे डोनर रह चुके हैं, वो खुद भी एक डॉक्टर थे। इनकी जो इच्छा शक्ति या इनके परिजनों की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही सबको प्रेरणा दे सकती है, क्योंकि इनकी वाइफ जो थी शिबानी मित्रा जी, वो एक खुद स्कूल टीचर भी रह चुकी थी। इन्होंने हमारे विभाग को पहले अपना देहदान दिया। उसके बाद उनके हस्बैंड दैट इज़ लेट निरंजन मित्रा जी, उनकी स्टोरी भी आर्मी में डॉक्टर होने के बावजूद उनमें जो देने की भावना थी वो बहुत ही तीव्र इच्छा शक्ति थी। और इसको ऑनर करते हुए उनका बेटा, जब हमारे प्रियदर्शनी मित्रा जी जब हमारे पास आए, तो उनमें भी उसी लेवल का हमने इच्छा शक्ति या फिर मोटिवेशन देखा। इसलिए ये सारे एक ही फैमिली से होने वाले डोनेशंस हमारे लिए एक ट्रेडिशन जैसा हमें उनके फैमिली में लगा कि देहदान करना ये हमारे ट्रेडिशन में है। तो ऐसे लोग जब सोचते हैं तो हमें भी बहुत एक प्रेरणा मिलती है कि ये हमारे बीच हैं, ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही इच्छा शक्ति है कि कुछ हम दें, और चाहे फिर वो देह क्यों ना हो। तो ये ही मैं सबको बताना चाहूँगी कि देहदान एक देने का जो भाव है वो बहुत ही अलग है और इसे हमने सब ने बहुत अच्छी तरीके से रिकग्नाइज भी करना है, और मैं उनका उस परिवार का खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू डॉक्टर जोशी, आप अपनी इतनी सारी जानकारी दी हमें देहदान के बारे में। और अगर कोई देहदान करना चाहता है तो आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट पे जाके बॉडी डोनेशन डायरेक्टरी में देखें कि आपके आसपास के कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे आप देहदान कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना चाहिए सबको कि ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान और देहदान के फॉर्म अलग अलग हैं, और अगर आप ऑर्गन डोनेशन करेंगे या आपके अंगदान हो जाते हैं तो उसके बाद आप देहदान नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।